चंबल नाम तो सुना ही होगा आपने। कुछ लोगों के जहन में चंबल का नाम सुनते ही आज भी वही तस्वीर बन जाती है जिसे अक्सर दिखाया गया है। इसी चंबल के बीहड़ और उसके बीच पनपे डाकुओं को लेकर अनगिनत फिल्में बनी, जिनमें हर बार वही पहलू दिखाया गया जिसके लिए चंबल पहले से ही दुनिया भर में बदनाम रहा है। लेकिन आज हम चंबल की माटी का वो पहलू दिखाएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। इसी चंबल के अनगिनत गुमनाम क्रांतिकारियों की गाथा है चंबल का शौर्य। हमारे साथ एमई स्टूडियो में आज एक और मेहमान यहाँ पर आए हुए हैं जिनका नाम है पवन सक्सेना और ये बहुत ही अच्छे लेखक हैं। इन्होंने अभी हाल ही में एक बुक लिखी है जिसका नाम है चंबल के शौर्य। आज यहाँ पर जो प्रोग्राम हुआ था, रंगारंग कार्यक्रम हुआ था, जो नई उड़ान सेवा संस्थान के साथ में कोलैबोरेशन में उस प्रोग्राम के साथ साथ इनका आज ये विमोचन भी था पत्रिका का और बुक का। तो पवन जी से हम कुछ खास सवाल करेंगे। पवन जी, पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाला तो मैं चंबल का ही हूँ। अच्छा, इसीलिए आपने चंबल का शौर्य। देखिए, उसके पीछे भी एक बात है कि मैं पिछले 15-20 साल से मुंबई में हूँ। राइटिंग करता हूँ, स्क्रीन प्ले राइटर हूँ, कुछ जगह एडिटर भी हूँ, मैगज़ीन के लिए भी लिखता हूँ, फिल्मी मैगज़ीन भी हैं, पॉलिटिकल मैगज़ीन भी हैं, उनके लिए भी काम करता हूँ। डिफरेंट जोनर के जो चैनल हैं उनके लिए काम करता हूँ। लेकिन इस दौरान मैंने एक बात देखी सर, कि जब आप चंबल का नाम लेते हैं तो आदमी सचेत हो जाता है कि ये चंबल का आदमी है, शातिर आदमी है, बदमाश आदमी है। तो एक कालिक सी लगी, कब बड़ा शर्म सी लगती थी। जब भी चंबल की बात आती है चटखारे लेते हैं लोग कि चंबल का डाकू, चंबल के भेड़, चंबल की घाटी। अभी सर कोरोना पीरियड में मौका मिला मुझे ग्वालियर में घर पे रुकने का। मैं ग्वालियर से हूँ बेसिकली, मेरी एजुकेशन ग्वालियर में हुई है और एजुकेशन भी मेरी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में हुई है, जहाँ पर भिंड मुरैना के लोग थे सारे। तो वो जो रंग है, रस है, वो मेरे अंदर है उस चीज़ का। जब मैंने वहाँ देखा और किसी ने मुझसे कहा, एक हमारे जो बड़े भाई जैसे, उन्होंने कहा कि यार पवन भाई, आप इतने सालों से लिख रहे हो, अपने शहर के लिए, अपने अंचल के लिए आप क्यों नहीं लिखते? कुछ नज़र नहीं आता कि यहाँ पे मट्टी में? तो दिमाग में तो था ही सरी कि चंबल के ऊपर कुछ लिखना है। तो मैंने कुछ पढ़ा और पढ़ने के बाद सर और इंटरेस्ट आता गया, क्योंकि मुझे पता चला कि चंबल वो चंबल नहीं जो हम देखते हैं। चंबल वो है जो दिखाई नहीं देती लोगों को। चंबल में एक से एक बेहतर क्रांतिकारी हुए हैं। चंबल में स्वतंत्रता सेनानी के आश्रय स्थली रही है। एक किरदार को फिर मैंने पॉइंट आउट किया, वो थे पंडित गेंदालाल दीक्षित। वो सर देखा जाए तो, मैं बताऊं ना इसके बारे में पूरा, आपको अच्छा लगेगा। देखा जाए तो शिक्षक थे वो। एक छोटा सा गांव है उरई, यूपी और एमपी के आसपास, उसमें शिक्षक थे। और जब शिक्षक बदलाव लाता है तो सर एक चंद्रगुप्त तैयार होता है। चाणक्य ने जब बोला था कि मैं चोटी अपनी तभी खोलूंगा जब तेरे साम्राज्य का अंत कर दूंगा, खुलेआम चेतावनी दी थी सम्राट को। और चंद्रगुप्त जो गाय चरा रहे थे उनको उठाया, बोला मैं बनाऊंगा तुम्हें यहाँ का महाराज। वही कहानी सर चंबल में हमें पंडित गेंदालाल दीक्षित के द्वारा नजर आई, कि पंडित गेंदालाल दीक्षित ने जब देखा कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, शिक्षा दे रहा हूँ, लेकिन इनका भविष्य क्या है? ये तो वही गुलामी की बेड़ियों में जकड़े रहेंगे, इन्हें कुछ करना चाहिए। फिर इनके दिमाग में कुछ बात आई और इन्होंने सर एक लोगों से मिलना शुरू किया। बोला अंग्रेजों की दास्ता से छुटकारा पाने के लिए हमें कुछ नया कदम उठाना ही होगा। अब उसके लिए क्या? धन जन बल, ये 3 चीज़ चाहिए थी। बात बता रहा हूँ 1909 की, सदी शुरू हुई थी तब की। तो डरपोक लोग थे, मतलब डरपोक क्या, उस वक्त के परिवेश में ये था कि हम तो कभी स्वतंत्र हो ही नहीं सकते, हमें तो इसी आबो हवा में रहना है। तो लोगों ने स्वीकार ही नहीं कोई बात। तब ये निराश हताश हो गए और उस दौरान इनको चंबल के डाकू नहीं बागी मिले सर। सबसे पहली गलतफहमी ये दूर कर दूं, वहाँ डाकू नहीं बागी होते थे। बागी तो सर वो है जो हर उस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठा ले जो स्वीकार नहीं है, जो कहीं उसके नैतिक मौलिक अधिकारों का हनन करती हो। बागी मतलब विद्रोह करने वाला, वो बागी। डाकू जो डकैती जो
अब मैं कहूँ कि डकैती तो अभी भी हो रही है, वो सफ़ेद पोश लोग डाकू से कम नहीं। जैसे वो पान सिंह तोमर में कहा गया जी। कि अब चंबल के सारे डकैत संसद, यस 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 यस। जी। तो ये सारी चीज़ जब उन्होंने देखा तो उन्होंने एक पंचम सिंह या बड़े बड़े डाकुओं से जब मिले और उन्होंने कहा, ये बताओ तुम कि तुम ये क्यों उठाते हो हथियार, क्या ज़रूरत है तुम्हें हथियार उठाने की, ऐसी क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि जर जोरू ज़मीन, जर मतलब ज़मीन, जर इज़्ज़त, जोरू पत्नी, ज़मीन। तो बोला, ये बताओ तुम अपनी माँ बहनों के लिए हथियार उठा लेते हो, तुम्हारा खून खौल जाता है, लेकिन भारत माँ के लिए तुम्हारा क्या सोच है, जिसको हर दिन पैरों तले रोंगते हैं ये फिरंगी? वो जो बात लगी तो सर उस ज़माने में अधिकतर जितने डाकू थे, जो बागी थे, सब इनके साथ आए और उन्होंने मातृवेदी की संस्था बनाई, मातृवेदी संस्था, जो डकैती डालते थे लेकिन उस पैसे का उपयोग क्या होता था, क्रांतिकारियों तक पहुंचता था, जो देश के मतलब आप समझ लो कि ये बात है चंबल की, लेकिन उसका धन पहुंचता था पंजाब, असम, बंगाल, ये सब जगह पहुंचाते थे सर। तो ये इनको द्रोणाचार्य कहा जाता है क्रांतिकारियों का। तो आपने ये पर्टिकुलर एक किरदार को लेकर के ये चंबल का शौर्य लिखी है जी, तो उनकी जीवनी को आपने जाना नजदीक से या पूछने की कोशिश की कि उनका किस तरीके का किरदार था, ये आपने रियलिटी ग्राउंड पे उसको? यस 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 सर। एक्चुअली क्या है कि मुझे पता था कि इनकी पत्नी गेंदालाल दीक्षित की पत्नी मुरार की हैं, मुरार में उनका मायका है और वहाँ इनकी भतीजियाँ रहती हैं। जो भतीजियाँ, 2 भतीजियाँ थीं, आश्चर्य की बात, उनकी उम्र कोई 85 ये 85 और 95 करीब थी। जब मैंने, अच्छा एक बात और बता दूं, ये चंबल का शौर्य हमने पांडुलिपि में लिखा और मुझे शासन ने पांडुलिपि पे यह स्वीकार करके मुझे साहित्य अकादमी अवार्ड दिया है। ये उनकी महानता है क्योंकि उनको नयापन नज़र आया। दूसरी बात, जब प्ले तैयार किया इसके ऊपर हमने, और जो हमारा नाटक जो ग्वालियर में हुआ उसको देखने वो दोनों आई थी और वो उन्होंने जस्टिफाई किया कि बोले ये तो हमारे मौसा जी हैं पक्का। जो किरदार हमारा था, जिस तरह से इतना रियल जो हमारे पोस्टर में है, इस तरह से हमने किरदारों को गढ़ा। और वहाँ डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी हैं, उनका डायरेक्शन था। कम से कम 40 बच्चे थे, 40 लड़के बच्चे जो स्टूडेंट थे, जो नाटक में एमए कर रहे हैं, नाटक में डिप्लोमा कर रहे हैं, वो मुझे दिग्गज टीम मिल गई। अब निश्चित बात है कि जब राइटर साथ हो तो बेनिफिट मिलता है कि स्पॉन्टेनियस सीन भी बनते हैं, और वो मैंने बनाए। तो इस पर आपने नाटक भी लिखा है और नोवेल भी लिखा है? नोवेल भी लिखा है और नाटक भी लिखा है, 2 विधा है। ये किताब जो आई है ये नाटक के लिए मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि नाटकों का अभाव है सर। हिंदी नाटक बहुत कम हैं और ख़ास तौर से चंबल की इमेज अगर बदलने के लिए बात की जाए तो शायद ये हिंदुस्तान का पहला इकलौता नाटक होगा। तो ये अगर बुक किसी को देखनी हो तो क्या ये प्रतियां बाजार में अवेलेबल? यस सर, ये अमेज़ॉन पर आ गई है, ये अनूठा एक .com उस पर आ गई है, गूगल बुक पर आ गई है। और सबसे अच्छी बात, इस किताब का विमोचन एक बहुत अच्छे हाथों से हुआ है, जो मेरा ड्रीम था, मेरा सपना था। क्योंकि हमारे मित्र, हमारे छोटे भाई हैं, उनकी एक संस्था थी, उस संस्था से मिला, काफ़ी एक्टिव लोग मुझे नज़र आए और अच्छा काम कर रहे हैं। अदरवाइज़ तो NGO तो बहुत होते हैं सर, NGO तो आपको स्वार्थ के लिए लोग बहुत बना लेते हैं, लेकिन इस NGO मैंने देखा कि ये लोग अपने आप को, कहते हैं ना कि अपने आप को लुटा के काम करते हैं। ये इन्होंने इनकी शिद्दत देखी मैंने और मैं इनसे प्रभावित हुआ। तो हमारे जो छोटे भाई हैं अजीत विश्वकर्मा जी, इन्होंने कहा कि भैया ऐसी सी बात है तो अपन करते हैं विमोचन। और उन्होंने अच्छी खासी, और विमोचन में मुझे डर लग रहा था ऐसा ना हो कि मेरी किताब किसी नेता तक पहुँचे, तो ईश्वर साक्षी इस बात का, मेरी किताब का लोकार्पण जो हुआ है वो लोकार्पण भी हुआ है शौर्य पदक विजेता मधुसूदन सुर्वे साहब और प्रदीप पटनायक साहब। प्रदीप पटनायक साहब वो शख्सियत हैं जो कारगिल युद्ध में 7 महीने तक गायब रहे, मतलब घर वालों को लगा कि उनकी डेड बॉडी आना है सर। तो इतने मतलब क्या, मतलब माहौल ऐसा हो गया था। और हमारे साथ एक तीसरे जो थे अमरकांत जी चौरसिया जी, वो भी एक्स आर्मी ऑफिसर थे वो भी। तो उन सब तीनों की जब आपने बात सुनी सर, पूरा ऑडिटोरियम आंसू आ गए सर उनके सुन के।
मतलब आपने अपने जो शौर्य शब्द है उसको जोड़ दिया सर, बिल्कुल ईश्वर ने जोड़ा सर, ईश्वर ने सेनानियों का सम्मान भी किया जी, और शौर्य शब्द को आपने चरितार्थ किया जी, किस तरीके से शौर्य कहीं पे भी हो सकता है, बिल्कुल सर, जो अपना पराक्रम दिखाता है। आपकी ये बहुत बड़ी उपलब्धि साहित्यिक इसमें जो कम्युनिटी है उसमें मानी जा रही है और उम्मीद करेंगे कि ये आपकी जो बुक है बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए और चंबल को जिस तरीके से आप एक नई आभा और विचारधारा देने की कोशिश कर जी, रहे हैं उसमें आप सफल हो। जी। और अभी अब आप बात कर रहे हैं इसकी कि कहाँ तक बात पहुँची, तो आशुतोष राणा साहब जिन्होंने साहित्य अवार्ड मेरे साथ ही मिला, उनका भी इस बात में फ़ोन आया कि भैया अब तो किताब छप गई है, पहुँचाओ यार। तो किताब की डिमांड हो गई है, पढ़ना चाह रहे हैं लोग। तो इसको अवार्ड भी मिल चुका है। यस यस, साहित्य अकेडमी अवार्ड। और ये नाटक कब लिखा गया, ये अलग कैटेगरी में जाएगा, ये नाटक की कैटेगरी में जाएगा। तो आपको इस उपलब्धि के लिए एमबी न्यूज की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपने अपना समय दिया उसके लिए भी आपका आभार। थैंक यू सर। मैं आभार प्रदर्शन एक चीज़ का और करना चाहता हूँ कि इस विमोचन के लिए जो मंच मुझे प्रदान किया गया उसके लिए मैं नई उड़ान सामाजिक सेवा संस्था के सभी ऊर्जावान साथियों का धन्यवाद दूंगा जिन्होंने अपने प्रोग्राम के बीच में इस प्रोग्राम को रखा। मैं उनका सदैव रेडी रहूँ। तो पवन जी आपसे जानना चाहेंगे कि अगर किसी को आपकी ये बुक चाहिए पढ़नी है तो वो कैसे हासिल कर सकता है? आपके माध्यम से सभी पाठकों तक ये संदेश पहुंचाना चाहूँगा कि हमारी ये पुस्तक चंबल का शौर्य आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको अमेज़ॉन, गूगल्स, अनूठा.com पर अपने ऑर्डर करने होंगे। इसके लिए आपको www.amazon.in और www.anutha.com और books.google.com पर सेव करना होगा और वहाँ पर जाकर आप हमारी किताब खरीद सकते हैं। धन्यवाद। फिलहाल एमबी न्यूज़ के लिए मैं राजेश शर्मा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।